तो गैल्वेनोमीटर दोनों तरह के बताए थे, सस्पेंडेड और वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, और वर्किंग भी बताई थी। वर्किंग में रिस्टोरिंग टॉर्क और दूसरा डिफ्लेक्शन टॉर्क, जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारी करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो डिफ्लेक्शन होगा वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करती है कोइल के अंदर उतना ज्यादा हमारा डिफ्लेक्शन आता है। करंट सेंसिटिविटी हम बात कर चुके हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी हम बात कर चुके हैं। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, NAB अपॉन K, और इसके लिए क्या था, NAB अपॉन KR। तो इसके बाद बोला कि इनको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ करंट सेंसिटिविटी को और वोल्टेज सेंसिटिविटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो जो फॉर्मूला होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करके सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया को बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड को, और टॉर्सन कांस्टेंट को डिक्रीज करके। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम आती है, जब हम नंबर ऑफ टर्न उसकी इंक्रीज करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा गैल्वेनोमीटर एक बल्की टाइप में बन जाता है। मींस अगर ज्यादा टर्न बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर था जिसका पर्पस था कि हम उसको मूव करा सके, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको रख सके, वरना उससे पहले सस्पेंडेड था। सेंसिटिविटी उसकी वेस्टर्न से भी ज्यादा होती है लेकिन उसको रखना उतना ही मुश्किल रहता था, क्योंकि उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते थे, क्योंकि वायर सस्पेंडिंग फॉर्म में रहती थी। तो नंबर ऑफ टर्न भी एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट के ऊपर जाके ये बल्की हो जाता है, इसका मास ज्यादा हो जाता है। एरिया भी इसी तरह से। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के हाँ हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, और के को बढ़ाने के डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि IS को अगर बढ़ाना है तो के को डिक्रीज करना होगा, और इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करते थे, किसी ऐसे मटेरियल को यूज करते थे जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती थी, या टॉर्सन कांस्टेंट जिसकी कम होती थी। और टॉर्सन कांस्टेंट कम किसकी होगी, फॉस्फर ब्रोंज की। हमने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 9 इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है, फॉस्फर ब्रोंज, है ना। मीन्स पढ़ा था। प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसकी थी, प्लास्टिक के बारे में बात किया था, है ना, क्ले वगैरह, वो डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से VS में ये R। एक चीज और भी है, यहाँ पे नंबर ऑफ अगर टर्न बढ़ाते हो तो वायर की लेंथ बढ़ेगी, और वायर की लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। मीन्स ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो इन बातों पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक बचे हैं 2, और वो कौन से हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। तो देखो क्या करना होगा। देखो एमीटर बनाते टाइम एमीटर हमें बनाना है। एमीटर मेजर किसको करता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही वो उतना वैल्यू बताएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है। सपोज इसकी रेजिस्टेंस G है, गैल्वेनोमीटर, और इसकी रेजिस्टेंस G। अब ये करंट ज्यादा वैल्यू मेजर करे, इसके लिए गैल्वेनोमीटर करंट की ज्यादा वैल्यू को मेजर कर पाए, इसके लिए क्या करना होगा, एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं। अब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो करंट को फ्लो होने से अपोज करेगा, इसीलिए हम इसको एक साइड में रास्ता देते हैं। और साइड में जो रास्ता देंगे, अगर साइड में रास्ता देते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर करंट गैल्वेनोमीटर से पास ही नहीं होगी। अगर हम साइड में एक अलग से वायर कनेक्ट कर देते हैं, कॉपर वायर, तो फिर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर इसके अंदर से कोई करंट ही पास नहीं होगा, क्योंकि करंट हमेशा उस रास्ते को सेलेक्ट करता है जिसके अंदर से उसे जाने के लिए इजी पड़े। तो इसीलिए फिर हमें क्या करना होता है, एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं।
अब रजिस्टर की वैल्यू भी बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रजिस्टर की वैल्यू बड़ा करेंगे तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम एक स्मॉल वैल्यू की रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और इसको बोलते हैं शंट। इसको क्या बोला जाएगा? शंट। तो इस तरह से अब साइड में जो रास्ता दिया उसमें एक रजिस्टर को कनेक्ट किया, क्योंकि करंट अगर रजिस्टर कनेक्ट नहीं करेंगे तो सारी करंट इस रास्ते से जाएगी, गैल्वेनोमीटर के अंदर से कुछ भी नहीं जाएगा। तो एक स्मॉल वैल्यू की रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं और इसको बोलते हैं शंट, है ना। तो एक शंट कनेक्ट करते हैं और इसकी रेजिस्टेंस हमने बोल दिया एस। सपोज यहां से करंट फ्लो होती है आई जी, इस रास्ते से करंट आती है आई, यहां आई जी फ्लो होती है, तो इधर कितना बचती है? आई माइनस आई जी, इस तरह से। तो देखो दोनों टर्मिनल के बीच, इस टर्मिनल को बोले ए और इसको बोले बी, पैरेलल में है दोनों एक तरह से। और पैरेलल में हमने पढ़ा है क्या कॉमन होता है, क्या इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द सर्किट ए, इसको बोलते हैं सी, और ये डी, थ्रू ए सी डी बी। तो क्या होगा बच्चों? इसको मैंने बोला है बी, इस रास्ते के लिए इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया है V1, और ये VAB, या बोल दें VCD इक्वल्स होगा VAB, इस तरह से। तो VCD V इक्वल्स टू क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू कितना है? I माइनस आई जी। रेजिस्टेंस कितना है? S इक्वल्स टू, इस रास्ते के अंदर से देखें तो करंट कितना है? आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है? G। तो S इक्वल्स टू जो शंट की वैल्यू है, मींस कितना शंट हमें लगाना है कि इसके अंदर से कितनी करंट फ्लो होती है। मान के चलो 1 एम्पियर को मेजर करना है, तब कितना लगाना होगा? 2 को मेजर करना है। तो इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। तो S इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। इस तरह से हम शंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो फिर से समझो, यह आता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? वी कनेक्ट अ शंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये कितनी वैल्यू का बोला जाएगा? स्मॉल या लार्ज? स्मॉल वैल्यू। हमेशा पूछा जाता है हाउ मच वैल्यू ऑफ द रजिस्टर शुड बी कनेक्ट टू द गैल्वेनोमीटर फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो कितना स्मॉल वैल्यू का एक रजिस्टर होना चाहिए, और उसको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर से समझो, पैरेलल में है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी है उतना ही ए सी डी बी होना चाहिए। मीन्स ये बोल दें सी डी के बीच होना चाहिए। तो बी सी डी इक्वल टू वी ए बी, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अभी क्या था हमारा टॉपिक? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो ये नोट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो वोल्टमीटर हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक सेल क्या था?
कि उसको उसके अंदर ईएमएफ कब मैक्सिमम होता था। जिस बच्चे को ये बात याद होगी वो इसको बहुत जल्दी से समझ जाएगा। ईएमएफ तब ज्यादा होता था जब उसके अंदर से हम कोई करंट नहीं लेते थे, बाकी तो उसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता था, और उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एप्सिलॉन के इक्वल कब आती थी, जब हम कोई करंट नहीं लेते थे, मींस उसकी एनर्जी एज इट इज उसके अंदर रहती थी। इसीलिए उसको मेजर करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते थे, पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर को यूज करते थे और उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, और जिसको हम ईएमएफ बोलते थे। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम द सेल अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे दैट इज ईएमएफ यूनिट चार्ज के लिए, है ना। तो यहां पे हमें अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो वोल्ट मीटर से समझ गए होंगे कि जब वहां पे कोई करंट नहीं लेते थे तो यहां भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे उस डिवाइस के अंदर से कोई भी करंट फ्लो ना करे। तो क्या करना होगा, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से हमने क्या मेजर कराना है, इन दोनों टर्मिनल के बीच हमें इस बार पोटेंशियल डिफरेंस, या ये कहें कि इस बार इसको ऐसा बनाना है कि ये किसी सर्किट के अंदर जिस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं तो ये कोई करंट मेजर ना करे। तो एक बात समझो बच्चों ध्यान से, जब हमने सीरीज में लगाया था, अगर हम याद होगा एमीटर को किसी भी सर्किट में मान के चलो ये सेल और सेल के अंदर ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ये एक सेल और ये एक रेजिस्टर, दोनों डायग्राम में डिफरेंस है। ये वोल्ट मीटर सेल के ये बोल दें या इस रेजिस्टर के पैरेलल में है, लेकिन यहां पर ये सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो इन दोनों में से अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, या ऑफ विच डिवाइस हैज द लार्जर रेजिस्टेंस। तो दोनों में रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, वोल्ट मीटर की या एमीटर की। तो देखो किसकी ज्यादा होगी, यहां तो आप डायरेक्ट जिसने भी बोला वोल्ट मीटर बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर यहां तो डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मान के चलो ये 2 वोल्ट की सेल है, तो डायरेक्ट 2 वोल्ट इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर से लगातार इसको पूरी एनर्जी 2 वोल्ट मिलती है। लेकिन यहां पर अगर हमने एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है, ये 2 वोल्ट की सेल है, तो कुछ एनर्जी तो इसकी यहां पे खर्च होगी, किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। बाकी कितना बचती है, 1 वोल्ट, और वो किसके अगेंस्ट है, एमीटर के अगेंस्ट। तो यहां पर एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस हमें ज्यादा रखना पड़ता है। तो अब यहां पे आते हैं, ज्यादा क्यों रखते हैं, ताकि वो एनर्जी खुद से ना ले बल्कि उस डिवाइस की, उस सोर्स की एनर्जी को मेजर करे। इसी तरह से अब हम यहां पे करना है, इस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है। देखो गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है, और कितना कम मेजर करता है, 10 की पावर 6 की रेंज में, या ये बोलो हम बोले एम्पियर का कितना पार्ट, 10 की पावर 6 पार्ट। मींस अगर 1 को 10 की पावर 6 से डिवाइड करें, इतना ये कम करंट मेजर करता है, क्योंकि हमें पता है 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 माइक्रो एम्पियर। ये हम पढ़ा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक लार्जर वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा। ये पूछा जाता है बच्चों, जो मैंने अभी क्वेश्चन किए कि कन्वर्जन करते टाइम पर किसमें स्मॉल किसमें लार्जर किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें कहां पे कनेक्ट करना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ताकि ये इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहे। एक बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी पढ़ा था हमने कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा था, अभी जो बताया मैंने, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ज्यादा ही करना होगा। एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो हमने क्या किया था, पैरेलल में कनेक्ट किया था। यहाँ पे एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और सपोज इसके अंदर से कितनी करंट फ्लो होती है, IG, इसका रेजिस्टेंस G, और ये सपोज हमारा रेजिस्टेंस कितना है, R। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होगा,
IG इंटू R प्लस G, मल्टीप्लाई करें IG R प्लस IG G V। अगर हमें R की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे उसमें हमने S की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह से यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी होगी, तो IG R इक्वल्स टू V माइनस IG इंटू G। तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, V माइनस IG G अपॉन I। तो फॉर्मूले में आता है V अपॉन IG माइनस G। तो R इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। कई बार बच्चों के मन में ये आ जाता है कि सर R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, ये तो बात सही है, लेकिन माइनस G क्यों कर दिया? ये इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद तब बनता है बच्चों। फिर से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन में सीरीज में है, और सीरीज का हमने पढ़ा है डायरेक्ट प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा IG R प्लस G। तो V इक्वल्स टू IG R प्लस, मल्टीप्लाई करने के बाद इस V के इधर IG को इधर लेके जाएंगे, माइनस आएगा, और ये करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला हमें मिलता है। तो हमने S के लिए भी फॉर्मूला ड्राइव किया, शंट के लिए देखो, शंट बोला किसको जाता है, शंट बोलते हैं कि किसी भी रेजिस्टर को किसी दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, गैल्वेनोमीटर के साथ या किसी दूसरी डिवाइस के साथ, जब कभी भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो उसको बोला जाता है शंट। तो वहां पे उसको हमने किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर के साथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसीलिए उसको क्या सा बोले जाएंगे, क्या बोलेंगे, शंट। शंट हमेशा एक रेजिस्टर होता है जो किसी दूसरी डिवाइस के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहती है। आज बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। टाइम, तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहला तो ये क्वेश्चन कि हम अर्थ को मैग्नेट क्यों बोलते हैं, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि हमारी अर्थ मैग्नेट होती है। तो इसके बारे में कई सारी थ्योरी आई है। जो मेन है तो वो हमें यहां से पढ़ना है कि किसी भी वायर के अंदर से जब करंट फ्लो करती है तो उसके इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ अराउंड द वायर क्या क्रिएट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, जिसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से या राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 की हेल्प से निकालते थे, या कोरस्क्रू रूल, कई सारे रूल हैं जो डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर, ये इसकी एक्सिस। अब ये कंसीडर करें कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है ना। रोटेट और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस है बच्चों। रोटेट होती है कि उस बॉडी का एक पॉइंट फिक्स होगा, बाकी पॉइंट उस पॉइंट के चारों तरफ राउंड करते हैं, है ना, अराउंड उस पॉइंट के अबाउट ही रिवॉल्यूशन करते हैं। रोटेशन ये, और रिवॉल्यूशन क्या है कि कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के अबाउट राउंड करती है। तो यहाँ पे जब ये हम अर्थ के अंदर ये बोलते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं तो जो हमारे मटेरियल है वो मेल्टिंग कंडीशन में है, लिक्विड फॉर्म में है, और जब अर्थ रोटेट करती है तो वो सारे पार्टिकल भी रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से देखो एटम के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं, एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सिस के अबाउट चलते हैं। और हमने पढ़ा है जब कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो इसके अपोजिट क्या फ्लो होगी, करंट, और करंट की वजह से क्या बनती है, मैग्नेट। तो जरा बच्चों ध्यान से देखो, हमारी अर्थ किस डायरेक्शन से किसकी तरफ रिवॉल्व करती है, वेस्ट टू ईस्ट। मींस अगर इस अर्थ को डिस्कस करें तो इस अर्थ को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम अर्थ का ये नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं। मींस ये कि रियल में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ से किधर जाती है, देखो मैग्नेट के बाहर आती हैं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ आती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। अब जरा थोड़ी देर के लिए समझो, ये अर्थ इस तरह से रिवॉल्व करती है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से राउंड लेंगे, इस वे में। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऊपर से देखें तो हमारे भाई ऐसे चलता है, तो उसके साथ साथ पार्टिकल भी रिवॉल्व करेंगे।
और इसके अपोजिट कौन फ्लो होगी? करंट। अब जरा करंट के लिए ये देखो, राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे। जरा देखना बच्चों, अगर करंट ऐसे चलती है, मान के चलो ये एक्सिस और एक्सिस के अबाउट करंट चलती है, ये हमारी एक्सिस अर्थ की ऐसे है ना, और इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो करंट कैसे चलेगी? ये वाली। अब करंट मान के चलो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे। अब यहीं पर हम अपने राइट हैंड को रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये, तो क्या होगी? हमारी फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो अर्थ के बाहर से देखो इलेक्ट्रॉन अंदर से ऐसे जाएगा, तो बाहर से कौन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अंदर से देखो ऐसे जाती है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी तो एक पोलैरिटी बन जाती है नॉर्थ और ये साउथ। और हमने पढ़ा है मैग्नेट के केस में कि नॉर्थ टू साउथ बाहर से चलती है, तो सीधी बात है क्लोज लूप बनाती है। भाई किसी भी मैग्नेट की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव करती हैं आउटसाइड, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। तो उसी तरह से हम क्या बोलते हैं कि अर्थ के केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं। अर्थ के अंदर से